नमस्कार। आज हम 2025 में भारत में जो कुछ अहम कानूनी बदलाव हुए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कई लेख और रिसर्च नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इन नए कानूनों का सार समझें और देखें कि इनके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 2025 को देखें तो विधायी लिहाज से भारत के लिए काफी काफी एक्टिव साल रहा है। हाँ। मतलब कई अलग अलग सेक्टर्स में नए कानून पास हुए हम्म। और इनका मकसद अक्सर यही रहा कि जो मौजूदा सिस्टम है उसे मॉडर्न बनाया जाए, उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ लाया जाए और जो आजकल की चुनौतियां हैं उनसे निपटा जाए। तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से, खासकर ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 ने तो काफी सुर्खियां बटोरी। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि इसमें मतलब जो पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। क्या ये सही है? हाँ, मोटे तौर पर बात यही है। देखिए, ये कानून सिर्फ पैसे के दांव वाले गेम्स को ही नहीं रोकता, अच्छा। बल्कि उनके प्रमोशन को और उनसे जुड़ी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, पैसों का लेन देन, जी। उस पर भी रोक लगाता है। हाँ। वजह यह बताई जा रही है, जैसे रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, कि इन गेम्स से लोगों को मनोवैज्ञानिक और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल नुकसान का खतरा रहता है। और इसका असर तो फौरन दिखा ना। अरे बिल्कुल, फौरन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि जैसे ही ये कानून आया, ड्रीम 11, एमपीएल, जूपी जैसी जो बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनियां हैं, हाँ, उन्होंने फौरन अपने रियल मनी वाले जो डिविजन्स थे, मतलब जहां असली पैसा लगता था, उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। बाप रे। तो ये दिखाता है कि कानून का असर कितना तेज और कितना बड़ा रहा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये कदम कुछ ज्यादा सख्त तो नहीं? मतलब इससे तो पूरी इंडस्ट्री एक तरह से ठप होने का डर है। इसके अपने आर्थिक पहलू भी तो हैं। देखिए, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और शायद यही इस कानून का सबसे पेचीदा पहलू है, संतुलन साधना। एक तरफ तो रेगुलेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री पर इसका असर क्या होगा? और सजा भी, जैसा आपने कहा, काफी कड़ी रखी गई है। कितनी? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल तक की कैद या फिर 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। 1 करोड़? हाँ, और सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि जो प्लेटफॉर्म्स नियम नहीं मानेंगे उन्हें ब्लॉक कर सकती है। तो ये मामला सिर्फ गेमिंग का नहीं लगता, ये शायद ऑनलाइन दुनिया को रेगुलेट करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। हाँ, काफी हद तक ऐसा लगता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इंडस्ट्री ने रिएक्ट कितनी तेजी से किया। सही बात है। ये न सिर्फ कानून की सख्ती दिखाता है, बल्कि शायद ये भी दिखाता है कि इन कंपनियों के जो बिजनेस मॉडल थे वो रेगुलेशन के लिहाज से कितने नाजुक थे। और हाँ, ये डिजिटल स्पेस में सरकार की बढ़ती निगरानी की तरफ भी एक इशारा हो सकता है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बुनियादी पहलू, टैक्स, आयकर अधिनियम 2025, ये भी इसी साल आया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये जो मौजूदा इनकम टैक्स कानून हैं, उन्हें पूरी तरह से बदल देगा। मतलब आप सोचिए, इनकम टैक्स जैसा जो बिल्कुल बेसिक कानून है, उसे पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है। पूरा कानून ही बदल दिया? हाँ। मतलब मौजूदा कानून में संशोधन, अमेंडमेंट्स काफी नहीं होते? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया होगा, कोई अंदाजा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इस नए कानून की एकदम बारीकियां तो नहीं बताई गई हैं। लेकिन किसी भी देश का इनकम टैक्स कानून पूरी तरह बदलना, ये अक्सर टैक्स सिस्टम की जो पूरी फिलॉसफी है उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत होता है। जैसे? हो सकता है ये सिर्फ सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन से आगे की बात हो। शायद टैक्स का दायरा बढ़ाना हो, या जो नई तरह की इनकम आ रही हैं जैसे डिजिटल इनकम, उससे शामिल करना हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ बेहतर तालमेल बिठाना हो। लेकिन ये लागू कब से होगा? क्या ये भी फौरन लागू हो गया? नहीं, यही पर एक दिलचस्प बात है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इसे अगस्त 2025 में नोटिफाई तो कर दिया गया, लेकिन ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। अच्छा, तो मतलब लोगों को, बिजनेसेस को तैयारी के लिए करीब 8 महीने का वक्त मिलेगा? बिल्कुल। और ये जो मोहलत दी गई है, ये भी शायद इस बदलाव के पैमाने की तरफ ही इशारा करती है कि ये कितना बड़ा चेंज होने वाला है। सही है, यानी टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए। अब रुख करते हैं समुद्री क्षेत्र का, यानी मैरीटाइम सेक्टर। यहाँ तो लगता है कई पुराने कानूनों को बदला गया है। हाँ, आपने सही पकड़ा। समुद्री क्षेत्र में 2025 में वाकई काफी कुछ बदला है, और खासकर बहुत पुराने मतलब अंग्रेजों के जमाने के जो कानून चले आ रहे थे उन्हें हटाया गया है। अच्छा। और इन्हें एक साथ देखना शायद ज्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि ये सब मिलकर भारत की जो समुद्री महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उन्हें दिखाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? बंदरगाहों से, पोर्ट से? हाँ, वो सही रहेगा। सबसे पहले है भारतीय पत्तन अधिनियम 2025। ये 1908 का जो कानून था उसके जगह लेता है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना? हाँ, बिल्कुल। और टाइम्स ऑफ इंडिया, विकिपीडिया, एससीसी ऑनलाइन, ये सब स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद सिर्फ पुराने कानून को हटाना नहीं है, तो और क्या है? बल्कि जो बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे इसमें समुद्री राज्य विकास परिषद यानी मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात है, राज्य समुद्री बोर्ड बनाने की बात है। अच्छा। और साथ ही पोर्ट्स पर पर्यावरण, सुरक्षा और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े नियम लागू करना भी इसका एक अहम हिस्सा है। ठीक है, ये तो हुई पोर्ट्स की बात। और जहाजों और शिपिंग के बारे में क्या? उसके लिए है वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम 2025। ये 1958 का जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट था उसकी जगह लेगा। ये भी काफी पुराना था। हाँ, विकिपीडिया के अनुसार इसका मुख्य लक्ष्य है भारतीय समुद्री कानूनों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब लाना। किन मामलों में? जैसे जहाजों की सुरक्षा, सेफ्टी, सोलास कन्वेंशन के नियम हैं, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, प्रोटेक्शन, इसमें मारपोल संधि आती है, और एक बहुत अहम बात, जो नाविक हैं, सेलर्स हैं, उनके अधिकारों और उनके वेलफेयर को सुनिश्चित करना। यानी सेफ्टी और एनवायरनमेंट पर खास जोर। और जो माल ढुलाई होती है समुद्री रास्ते से, उसके नियमों में भी कुछ बदलाव है? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए है समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 2025। ये कार्गो शिपिंग के जो नियम हैं उन्हें मॉडर्न बनाता है। कार्गो शिपिंग मतलब जो समुद्र के रास्ते सामान भेजा जाता है, तो विकिपीडिया और इकोनॉमिक टाइम्स बताते हैं कि इसमें हेग विस्बी रूल्स और हैम्बर्ग रूल्स जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको शामिल किया गया है। अच्छा, ये रूल्स क्या करते हैं? देखिए, ये नियम तय करते हैं कि अगर माल भेजने के दौरान, मतलब शिपिंग के दौरान, कोई नुकसान हो जाए, जैसे सामान खो जाए या खराब हो जाए, तो किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, भेजने वाले की यानी शिपर की, या फिर जहाज कंपनी की यानी कैरियर की। तो ये लायबिलिटी को क्लियर करता है। और कुछ खास इसमें? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग को मान्यता देना। बिल ऑफ लेडिंग वो क्या होता है? ये एक तरह से माल भेजने की रसीद होती है और एक कानूनी दस्तावेज भी। अच्छा। तो अब इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। इससे क्या होगा कि कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यापार करना आसान बनेगा, तेज बनेगा। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। और न्यूज़ 24, एससीसी ऑनलाइन ये भी बताते हैं कि इसी दिशा में बिल ऑफ लेडिंग बिल 2025 और तटीय नौवहन बिल भी लाए गए हैं। मतलब पूरा एक पैकेज है ये। तो कुल मिलाकर देखें तो समुद्री क्षेत्र में तो बहुत ही व्यापक सुधार हुए हैं। इन सब का मिला-जुला असर क्या हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पत्तन अधिनियम के बारे में इशारा भी किया था, बड़ा लक्ष्य ये है कि भारत को 2047 तक समुद्री क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाया जाए। तो ये सभी कानून मिलकर उसी दिशा में काम करते हुए दिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़ना, व्यापार को आसान बनाना, खासकर डिजिटल तरीकों से, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाना और पर्यावरण की चिंता करना, ये सब कहीं ना कहीं देश के जो बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं उन्हीं का हिस्सा लगते हैं। ये तो वाकई एक बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की कोशिश नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। क्या? कि देखिए, कानून बनाना एक बात है, लेकिन इन नए नियमों को, नई संस्थाओं को जमीन पर असरदार तरीके से लागू करना और उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे तैयार करना, वो असली चुनौती होगी। सही बात है। क्या हमारे बंदरगाह तैयार हैं? क्या अधिकारी इसके लिए ट्रेंड हैं? ये सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। चलिए अब समुद्री क्षेत्र से खेल जगत की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025, ये भी काफी चर्चा में रहा। ये क्या है? हाँ, विकिपीडिया के अनुसार ये जो 2011 का राष्ट्रीय खेल विकास कोड था, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, उसकी जगह लेता है। अच्छा, कोड की जगह अब अधिनियम मतलब एक्ट। हाँ, और ये जो राष्ट्रीय खेल संघ हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, NSFs, उनको कंट्रोल करने के लिए एक कानूनी ढांचा, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है। पहले वाला जो कोड था वो महज एक पॉलिसी थी, अब ये बाकायदा कानून बन गया है। तो कानून बनने से क्या फर्क पड़ेगा? इसमें क्या खास बातें हैं? बनाने की बात है। ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड खेल संघों को मान्यता देगा, रिकॉग्निशन देगा और उनके कामकाज पर नजर रखेगा, रेगुलेट करेगा। और जो खेल से जुड़े झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सुलझाने के लिए खेल न्यायाधिकरण, स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा। ये तो पारदर्शिता और झगड़े सुलझाने के लिहाज से अच्छा लगता है।
और कुछ? हाँ, इसमें खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की बात है, सेफ स्पोर्ट पॉलिसीज, खेल संघों में निष्पक्ष चुनाव करवाने के नियम हैं और एथिकल स्टैंडर्ड्स तय करने के प्रावधान भी हैं। ठीक है। एक और पहलू है जो थोड़ा ध्यान खींचता है, वो ये कि अब राष्ट्रीय खेल संघों को इंडिया जैसे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, उनका इस्तेमाल करने के लिए सरकार से अनिवार्य मंजूरी मतलब मैंडेटरी अप्रूवल लेना होगा। अच्छा, यानी यहाँ सरकार की भूमिका बढ़ रही है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? हाँ, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तरफ तो ये खेल प्रशासन को ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश है, विवादों के निपटारे के लिए एक तय प्रक्रिया होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल पर सरकारी मंजूरी की शर्त है, ये खेल संघों की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उस पर सवाल खड़े कर सकती है और इस पर आगे बहस होना लाजमी है। ये शायद शासन में सेंट्रलाइजेशन की तरफ भी एक इशारा हो सकता है। खेल के मैदान से अब कुछ सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की तरफ आते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भी पास हुआ है। जी हाँ, ये 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसमें संशोधन करता है, अमेंडमेंट करता है। वक्फ, इसका मतलब क्या होता है ठीक से? वक्फ का मतलब होता है कोई ऐसी संपत्ति जो धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दान की गई हो। अच्छा। तो एपी न्यूज, विकिपीडिया, सीके ऑनलाइन ये स्रोत बताते हैं कि इस संशोधन का एक मुख्य बिंदु वक्फ बोर्ड्स के पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और इसमें यह बात है कि बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। अच्छा, स्रोतों में इसका उद्देश्य क्या बताया गया है? मतलब क्यों किया गया ये बदलाव? स्रोतों का कहना है, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों का जो मैनेजमेंट है उसमें ज्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना है, बाहरी निरीक्षण, ओवरसाइट बढ़ाना है और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करना है। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे, सिर्फ जो जानकारी उपलब्ध है वो बता रहे हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है कि हम निष्पक्ष रहें। अच्छा, प्रशासनिक सुधारों की बात चली रही है तो आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का भी जिक्र आया है। हाँ, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स हैं इस पर। इस बिल का लक्ष्य है कि भारत के जो आव्रजन मतलब इमिग्रेशन से जुड़े कई पुराने कानून हैं उनको एक साथ लाया जाए, कंसोलिडेट किया जाए और उन्हें मॉडर्न बनाया जाए। इसमें विदेशियों के लिए क्या कोई खास नियम है? एक जो प्रमुख प्रावधान सामने आया है वो ये है कि भारत आने वाले जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें आगमन पर मतलब अराइवल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। अच्छा, क्यों? कहा जा रहा है कि इससे अवैध आव्रजन, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में भी सहायता होगी। ये तो कुछ वैसा ही लगता है जैसा आजकल दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है। कई देश अपनी सीमाओं पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो इमिग्रेशन मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर एक ग्लोबल ट्रेंड है, ये उसी कड़ी में देखा जा सकता है। कई देश अपनी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को ज्यादा सख्त और ज्यादा सिस्टमैटिक बना रहे हैं। और कॉर्पोरेट जगत के लिए भी एक खास बदलाव हुआ है। कंपनी लेखा दूसरा संशोधन नियम 2025। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक छोटा बदलाव लग सकता है लेकिन है काफी महत्वपूर्ण। मोंडा के अनुसार ये नियम कंपनियों की पारदर्शिता और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने पर केंद्रित है। कैसे? अब कंपनियों को अपनी जो सालाना रिपोर्ट्स होती हैं उनमें कुछ और चीजें बतानी होंगी, डिस्क्लोज करनी होंगी। जैसे कि क्या? जैसे उन्हें अपने वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो शिकायतें आती हैं उनका पूरा ब्यौरा देना होगा। कितनी शिकायतें मिली, कितनी सुलझाई गई और कितनी अभी पेंडिंग है। ओह, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, और साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्होंने मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कितना पालन किया, मतलब कितनी महिला कर्मचारियों को छुट्टी दी गई और क्या क्रेच यानी शिशु गृह जैसी सुविधाएं दी गई या नहीं। और ये लागू भी हो गया? हाँ, ये नियम 14 जुलाई 2025 से लागू भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा खुलकर बताना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रेगुलेशन के जरिए कॉर्पोरेट व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है और ये सीधे तौर पर वर्क प्लेस सेफ्टी, जेंडर इक्वालिटी और अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे मुद्दों से जुड़ता है। आजकल निवेशक और आम लोग भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सही बात है। अच्छा, इन बड़े बड़े कानूनों के अलावा क्या कुछ और बिल भी थे जिनका जिक्र करना जरूरी है? हाँ, कुछ और बिल भी है। न्यूज 24 और SCC ऑनलाइन के अनुसार मानसून सत्र में कुछ और बिल भी पेश हुए या पारित हुए। जैसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, उसमें संशोधन का बिल आया और एक जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन
विधेयक 2025 भी था। जन विश्वास बिल, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद बताया गया है कि जो छोटे-मोटे अपराध हैं, माइनर ऑफेंसेस हैं, उनको अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाए, डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ताकि व्यापार करना और आम लोगों का जीवन यापन आसान हो सके, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग कहते हैं। यानी व्यापार सुगमता पर भी फोकस रहा है। हाँ, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो थीम है वो जनविश्वास बिल और आईबीसी संशोधनों में साफ दिखती है। ये देश का जो एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा है उसका हिस्सा लगता है। मतलब नियमों को सरल बनाना, कारोबारियों पर बोझ कम करना। कुछ स्रोतों में आपराधिक आरोपों वाले मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों को हटाने से संबंधित कुछ संवैधानिक संशोधनों का भी जिक्र मिलता है, हालांकि उनकी ज्यादा डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, 2025 में कानूनी बदलावों का दायरा तो वाकई बहुत बड़ा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग से लेकर टैक्स तक, बंदरगाहों से शिपिंग तक, फिर खेल प्रशासन, वक्फ संपत्ति, अप्रवचन, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, मतलब शायद ही कोई बड़ा क्षेत्र अछूता रहा हो। हाँ, ये बात सही है। ऐसा लगता है कि आधुनिकीकरण, रेगुलेशन को थोड़ा सख्त करना और ढांचागत सुधार, ये सब इस साल के विधायी एजेंडे के केंद्र में रहें। हमारा मकसद भी यही था कि जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी, उसके आधार पर इन बदलावों की एक साफ तस्वीर पेश की जाए। बिल्कुल। और अगर हम मुख्य विषयों को देखें तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। एक तो बहुत पुराने, जो अब शायद उतने प्रासंगिक नहीं रहे, उन कानूनों को हटाना। हाँ। दूसरा, भारतीय नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाना। तीसरा, प्रशासन में और कॉर्पोरेट जगत में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। और चौथा, आज के जो नए मुद्दे हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया या कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी हो गई, उनको एड्रेस करना, उनके लिए नियम बनाना। ये सब मिलकर एक व्यापक विधायी सोच को दर्शाते हैं। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है इन बदलावों में। हाँ, और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। कि इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों में ये जो कानूनी बदलाव एक साथ हुए हैं, जब ये जमीन पर उतरेंगे, मतलब जब ये सब लागू होंगे असल में, तो कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चुनौती, कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज सामने आ सकता है, या फिर कौन सा ऐसा अप्रत्याशित तालमेल, कोई सिनर्जी बन सकती है जिसके बारे में शायद अभी सोचा नहीं गया हो। क्योंकि जब इतने सारे पहिए एक साथ घूमते हैं तो कभी कभी गाड़ी उस दिशा में नहीं जाती जिधर सोचा गया होता है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।